नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य अभिनवगुप्त के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ये आचार्य अभिनवगुप्त और इनकी जो रचनाएं करने वाले हैं आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कवि जो है इनके जीवन परिचय और इनकी रचनाओं वगैरह के बारे में एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। और अब जो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन के ही बीच में से पूछ लिए जाते हैं, तो आपने सभी को ध्यान से पढ़ना है, सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोना इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट है जो है इस पर डालते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम करने वाले हैं यहाँ पर अभिनवगुप्त के जीवन परिचय के बारे में। आचार्य जो अभिनवगुप्त है ये मध्यकालीन भारत के महान ग्रंथकारों में से एक थे और वे तीव्र प्रतिभावान एवं प्रकांड पंडित थे। अभिनवगुप्त बहुत बड़े दानी थे, वे बहुत से ग्रंथों के प्रणेता माने जाते हैं। उनके जीवन काल एवं रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अभिनवगुप्त इन्हें अपने पूर्वजों के विषय में संक्षिप्त परिचय पारित्रिंशिका की टीका के अंत में और ईश्वर प्रत्यय अभिज्ञात विवृति विमर्शनी के अंत में दिया है। अभिनवगुप्त के अन्य पूर्वजों का उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु इनके पितामह का नाम मिलता है। और अभिनवगुप्त के पितामह वराहगुप्त थे और वराहगुप्त का पुत्र था नरसिंह गुप्त, जो शिवभक्त था एवं चुखर नाम से भी प्रसिद्ध था। और इन्हीं का पुत्र आगे हुआ है ये अभिनवगुप्त, तो जो इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। अभिनवगुप्त के पितामह का नाम था वराहगुप्त। वराहगुप्त के आगे हुए हैं नरसिंह गुप्त, जो शिवभक्त थे और चुगल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इन्हीं के आगे यह अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हुए हैं। तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ के अनुसार भी अभिनवगुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त और माता का नाम विमला या विमल कला था। अभिनवगुप्त को योगिनी भू नाम से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि वे उच्च आध्यात्मिक व्यक्तियों की संतान थे। अभिनवगुप्त के एक छोटे भाई मनोरथ गुप्त भी थे, जिसके लिए उन्होंने पारित्रिंशिका लिखा था। तो ये भी आपने याद रखना है। इनके छोटे भाई का नाम था मनोरथ गुप्त, जिसके लिए उन्होंने ये जो पारित्रिंशिका ग्रंथ जो है लिखा था। और अभिनवगुप्त के चचेरे भाई का नाम है क्षेमगुप्त, उत्पलगुप्त, चक्रगुप्त और पद्मगुप्त। अभिनवगुप्त यद्यपि कश्मीरी थे, तथापि इनके पूर्वजों का निवास स्थान कश्मीर नहीं था। इनके पूर्वज आरंभ में अंतर्वेदी गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश जो है वहाँ पर रहते थे। कश्मीर के राजा ललित आदित्य के आमंत्रण पर ये कश्मीर आए थे और संभवतः अभिनवगुप्त के समय से 200 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में वे कश्मीर गए थे। राजतरंगिणी के अनुसार 8वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा यशोवर्मा हुआ था और कन्नौज के राजा एवं ललित आदित्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें कन्नौज का राजा पराजित हुआ था। उस समय अंतर्वेदी में अत्रिगुप्त नाम के विद्वान रहते थे और इनकी विद्वता से प्रभावित ललित आदित्य इनको कश्मीर ले गए थे। आगे चलकर इसी वंश में अभिनवगुप्त ये हुए हैं। तो ऐसा विदित होता है कि अभिनवगुप्त आजीवन ब्रह्मचारी थे, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी अपने परिवार के विषय में नहीं लिखा है। और शैव भक्त थे, शिव के भक्त। काशी की एक परंपरा के अनुसार अपने 1200 शिष्यों के साथ भैरव स्तोत्र का पाठ करते हुए एक गुफा में प्रविष्ट हो गए थे तथा वहीं अंतर्धान
अंतर्ध्यान हो गए थे। आगे जो यहाँ पर इनके समय के बारे में बताया गया है। अभिनवगुप्त के समय निर्धारण के विषय में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। अब उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं की तिथि का उल्लेख किया है। ईश्वर प्रत्यय अभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में उनकी रचना का जो समय है ये 4115 कली वर्ष और 90 लौकिक वर्ष अर्थात 1014 ईस्वी ये दिया गया है। और यही रचना मार्गशीर्ष के अंत में पूरी हुई थी। भैरवस्तव में इन्होंने इनकी रचना का जो समय है ये 68 लौकिक वर्ष अर्थात 992-93 ईस्वी लिखा है। और अभिनवगुप्त ने अपने शिष्य कर्ण के लिए प्रातिनिशिका पर एक टीका लिखी थी और कर्ण राजा यशस्कर के एक मंत्री का पुत्र था। तो अभिनवगुप्त ने अपने शिष्य कर्ण के लिए प्रातिनिशिका पर एक टीका लिखी थी और कर्ण जो है ये राजा यशस्कर का एक मंत्री का पुत्र था जिनकी मृत्यु 948 ईस्वी में हुई थी। और कर्ण की आयु तंत्र सिद्धांतों को समझ लेने योग्य ये अवश्य होगी। प्रातिनिशिका की रचना के समय इनकी जो आयु है ये 25 या फिर 30 वर्ष के लगभग होगी। यदि कर्ण का समय 960 ईस्वी सन के लगभग मान लिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रातिनिशिका की रचना 980 ईस्वी के लगभग हुई होगी। और जो आचार्य क्षवेंद्र है इन्होंने बृहत कथा मंजरी और भारत मंजरी के अंत में कहा है कि उसने साहित्य का अध्ययन अभिनवगुप्त से किया था। ये जो आचार्य क्षवेंद्र है इनके जीवन परिचय हमने पहले वाली वीडियो में किया था और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो आचार्य क्षवेंद्र है इनकी रचना आपने याद रखनी है, बृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी। इनके अंत में कहा है कि उसने साहित्य का अध्ययन अभिनवगुप्त से किया था और इनका साहित्यिक जो कार्यकाल है 1030 से 1070 ईस्वी सन के बीच का माना गया है। अभिनवगुप्त इनसे निकट पूर्व में हुए थे, अतः इनकी साहित्य रचना का समय 980 से 1010 तक मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। आगे जाए यहाँ पर अभिनवगुप्त उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। अभिनवगुप्त ने विभिन्न भागों में विशाल साहित्य की रचना की और इनके द्वारा रचित साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, स्तोत्र हो गए, तंत्र और प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अब जो आगे इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है तो पहला जो यहाँ पर रहेगा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। अभिनवगुप्त ने स्वतंत्र रूप से किसी ग्रंथ की रचना नहीं की अपितु काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पर टीकाएँ अवश्य लिखी है और इनके द्वारा रचित टीकाएँ यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे नंबर 1 जो है यहाँ पर रहेगा ध्वन्यालोक लोचन। आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित ध्वन्यालोक पर अभिनवगुप्त ने लोचन टीका लिखी थी। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आनंदवर्धन ने लिखा था ध्वन्यालोक और अभिनवगुप्त ने लोचन, ये लोक और लोचन, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ध्वन्यालोक में ये बाद में लोक है और यहाँ पर लोक है, ये लोच है और ये लोक है। यहाँ से आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखी थी अभिनवगुप्त ने और यह और भी कई नाम से प्रसिद्ध है, जैसे सहृदय लोक लोचन, काव्यालोक लोचन और ध्वन्यालोक लोचन। अभिनवगुप्त के द्वारा रचित इस टीका में ध्वनि और रस निष्पत्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। काव्य शास्त्र के इतिहास में यह टीका बहुत प्रसिद्ध हुई है और इस टीका में अभिनवगुप्त ने जिन मतों का समर्थन किया है उन मतों को सभी उत्तरवर्ती काव्य शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। और अभिनवगुप्त ने अपने पहले रचित चंद्रिका टीका के मतों का भी इस टीका में उल्लेख किया है। और इसी टीका की रचना के बाद अभिनवगुप्त को साहित्यकारों के मध्य में लोचनकार कहा गया है। और यह टीका इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में केरल के एक विद्वान उदयतुंग ने इस पर एक टीका लिखी थी जो कौमुदी टीका के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद आ जाती है नंबर 2 में यहाँ पर अभिनव भारती। इस टीके को नाट्य वेदवृत्ति के नाम से जाना जाता है और यह भरत के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है। ये जो भरत मुनि जो है आचार्य भरत, इनके द्वारा जो नाट्य शास्त्र जो रचित है इस पर ये लिखी गई है। इस टीका में नाट्य शास्त्र के विषयों को सम्यक प्रकार से स्पष्ट किया गया है और एवं नाट्य शास्त्र के नियमों को समझने के लिए अत्यंत ये उपयोगी है।
नाट्य शास्त्र पर प्राचीन काल में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन इस समय यही एक टीका उपलब्ध होती है और इस टीका में अभिनवगुप्त ने प्राचीन टीकाकारों एवं नाट्य आचार्यों के मतों का प्रकट किया है। प्राचीन भारत की नाट्यकला, संगीत, अभिनय, छंद आदि विषयों का इसमें सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। नंबर ग जो यहाँ पर रहेगा, काव्य कौतुक विवरण। इस ग्रंथ के रचिता है अभिनवगुप्त। इस ग्रंथ के रचिता अभिनवगुप्त के गुरु थे और अभिनवगुप्त ने इस पर विवरण नाम की एक टीका लिखी है। ये जो काव्य कौतुक विवरण है, इस ग्रंथ के रचिता अभिनवगुप्त के गुरु थे और अभिनवगुप्त ने इस पर विवरण नाम की एक टीका लिखी थी। आज न तो यह ग्रंथ उपलब्ध होता और न ही इस पर लिखी गई कोई भी टीका। इस ग्रंथ की सहायता से हमें काव्य शास्त्र विषयक सिद्धांतों का बोध अधिक विस्तार से हो सकता था और इस ग्रंथ की सत्ता के प्रमाण हमें ध्वन्यालोकलोचन एवं अभिनव भारती टीका से उद्धृत वाक्यों से मिलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर स्तोत्र जो है, इनके बारे में बताया गया है। तो अभिनवगुप्त इन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना भी की थी। इनमें से कुछ तो छोटे आकार से प्राप्त होते हैं और कुछ बड़े आकार के, जैसे भैरवस्तव, कर्मस्तोत्र बड़े आकार के हैं एवं बोध पंचाशिका ये छोटे आकार के हैं। उसके बाद है तंत्र। अभिनवगुप्त तंत्रालोक ग्रंथ से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यह तंत्रों से संबंधित है और 37 इसमें हनिक है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना अभिनवगुप्त ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में की होगी और जयरथ ने इस पर एक टीका लिखी थी। यह ग्रंथ बहुत विशाल आकार का है और इसमें आगम तंत्रों का विवेचन किया गया है। अभिनवगुप्त के द्वारा रचित मालिनी विजय वार्तिक और प्रात्रिंशिका विवरण, तत्तर आलोक संसार भी इस श्रेणी में आते हैं। तो यह अभिनवगुप्त के द्वारा रचित है। मालिनी विजय वार्तिक, प्रात्रिंशिका विवरण और तत्तर आलोकसार, तो ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अभिनवगुप्त की रचनाओं का चौथा वर्ग है प्रत्यभिज्ञा दर्शन और इससे संबंधित और इस पर अभिनवगुप्त ने विस्तृत रूप से टीका लिखी है, जो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शनी नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ पर मूल रूप से कारिकाओं और वृत्ति की रचना उत्पल गुप्त ने की थी, जो अभिनवगुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त के भी गुरु थे। दोबारा से इस लाइन को देख लेते हैं। अभिनवगुप्त की रचनाओं का चौथा वर्ग प्रत्यभिज्ञा दर्शन से संबंधित है। इस पर अभिनवगुप्त ने विस्तृत रूप से टीका लिखी है, जो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शनी नाम से प्रसिद्ध हुई है और इस ग्रंथ पर मूल रूप से कारिकाओं और वृत्ति की रचना उत्पल गुप्त ने की थी, जो अभिनवगुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त के भी गुरु थे। तो गुरु के गुरु थे और लक्ष्मण गुप्त के नाम से कोई भी ग्रंथ या टीका नहीं मिलती है, परंतु अभिनवगुप्त ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विकृति विमर्शनी के अंत में तथा मालिनी विजय वार्तिक के श्लोक 8 में अपने गुरु को याद किया है, जिन्होंने उसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उपदेश दिया था। और इससे हमें यह अनुमान लगता है कि उत्पल ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन को व्यवस्थित किया और लक्ष्मण गुप्त ने इसकी व्याख्या की एवं अंत में अभिनवगुप्त ने इसे व्यापक रूप प्रदान किया। अब जो यहाँ पर नंबर 4 जो है, इसमें रहेगा काव्य शास्त्र के इतिहास में इनका क्या योगदान है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में अभिनवगुप्त का नाम अति उज्ज्वल नक्षत्र के समान प्रकाशमान है। इन्होंने टीकाकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है और यह सत्य है कि इन्होंने स्वतंत्र रूप में किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन इनके द्वारा रचित टीकाएँ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आनंदवर्धन पर रचित ध्वन्यालोक पर लिखी अभिनवगुप्त की लोचन टीका की अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की है और काव्य शास्त्र के इतिहास में लोचन टीका
का वही महत्व है जो पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य का है। लोचन टीका में अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक के मंतव्य और रहस्यों की व्याख्या की है और इस टीका में इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती अनेक विद्वानों और कवियों को उल्लेख भी किया है। यही कारण है कि काव्य शास्त्र के इतिहास में इस टीका का विशेष योगदान है। अभिनवगुप्त ने भरत के नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम की टीका लिखी थी और इसी टीका के माध्यम से ही हमें प्राचीन नाट्यकला, संगीत, छंद आदि विषय में विवरण प्राप्त होता है। अभिनव भारती एक टीका ही नहीं अपितु नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक स्वतंत्र और मौलिक ग्रंथ है। यदि हमें नाट्य शास्त्र पर अभिनवगुप्त की टीका उपलब्ध नहीं होती तो हम नाट्य संबंधी विशाल साहित्य से सर्वथा परिचित रह जाते। और अभिनवगुप्त द्वारा रचित ध्वन्यालोक, लोचन एवं अभिनव भारती टीकाएं ज्ञान की स्मारक, समीक्षा कौशल, साहित्य सौंदर्य और शैली की उत्कृष्टता की द्योतक है। अभिनवगुप्त ने अनेक स्तोत्रों की रचना भी की थी और इन्होंने अपने शिष्य कर्ण तथा मंद्र के आग्रह पर मालिनी विजयवार्ती की रचना की एवं अपने भाई मनोरथ गुप्त, शिष्य कर्ण और रामदेव के लिए परात्रिंशिका पर भी भाष्य लिखा था। इनसे हमें अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है। अभिनवगुप्त ने स्वयं 2 महत्वपूर्ण रचनाएं प्रत्यय अभिज्ञा शास्त्र पर लिखी है। इनमें से एक तो प्रत्यय अभिज्ञा सूत्रों पर ईश्वर प्रत्यय अभिज्ञा विमर्शनी, जिसको लघुवृत्ति भी कहा जाता है, और दूसरी प्रत्यय अभिज्ञा कारिकावृत्ति पर, जो कि ईश्वर प्रत्यय अभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी है, इसको वृत्ति कहा जाता है। तो इन दोनों ग्रंथों का बहुत महत्व है। उनकी रचना से प्रभावित होकर अनेक लेखकों ने इनका अनुसरण भी किया है। इस प्रकार ऊपर लिखित विवरण से काव्य शास्त्र के इतिहास में अभिनवगुप्त का योगदान स्पष्ट रूप से सिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यहाँ पर अभिनवगुप्त और इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।